गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं? और चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं, कर लीजिए। बीपीएससी, एई, डीओ और एमटीएस की जो आने वाली परीक्षा है, एसएससी एमटीएस की परीक्षा है, उसी को टारगेट करके हमारा ये प्रयास है जो फुल्ली आपके लिए फ्री है ना जी। तो फुल्ली फ्री है तो आप उसके हिसाब से थोड़ा मेहनत कर लो। कल हमने पहला वीडियो आप देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो लिंक पर जाइए, वहाँ पर देखिए पहला वीडियो जिसमें हमने आर्टिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था। और बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग अब ये आर्टिकल का ही, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग उसका पूरा रूल्स कर लेते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से पूरा रूल्स कर देते हैं। क्लियर है? जैसे अभी हम ए और एन पर हैं, उसी में एक क्वेश्चन है, राम नेम्ड बॉय इज सर्चिंग फॉर यू आउटसाइड द हाउस। कल हम एक रूल बताए थे कि जब हम किसी नॉन के प्रति अननोन हों, क्लियर है, जब किसी नॉन के प्रति हम अननोन होते हैं, पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, तो वैसे कंडीशन में उस नाम के पहले ए या एन का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, राम नेम्ड बॉय इज सर्चिंग फॉर यू आउटसाइड द हाउस। यदि इस ए को थोड़े देर के लिए इग्नोर यदि आप कर दें तो आप क्या किसी को ये कहिएगा कि राम नाम का लड़का तुमको बाहर खोज रहा है? फिर नाम का लड़का बोलने का ज़रूरत नहीं होगा, सीधा आपको बोलना होगा राम आपको बाहर खोज रहा है। ऐसा बोलते हैं ना जी, हैं? यानी इस राम को कोई नहीं जान रहा है, बताने वाला आदमी नहीं जान रहा है, इस वजह से बोला है कि कोई राम नाम का लड़का। यदि वो जानता तो सीधे कहता है राम आपको बाहर खोज रहा है। नहीं जानता है तब ना उस नाम का लड़का का बोला गया। यानी इस राम को वो नहीं जानता था, इसकी वजह से इसके आगे ए लगाया गया। यानी फिर से वही कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट था बाबू? तो कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही थे। कॉन्सेप्ट सीधा हमारा था कि जिसके प्रति हम अननोन होते हैं उसके लिए ए या एन का यूज करते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं दिक्कत है, चलते हैं। नहीं दिक्कत है तो आगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी पता चल गया कि जिसको हम नहीं जानते हैं उसके लिए ए लगाते हैं। अगला है सिंगुलर, ठीक है ना, कॉमन नॉन, ठीक है ना, या फिर यदि हम काउंटेबल भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। काउंटेबल नॉन के पहले ए और एन का यूज आप करते हो। क्लियर है? सिंगुलर, कॉमन नॉन, काउंटेबल नॉन के पहले ए और एन का यूज करते हैं। जैसे देखिएगा, एमडी रफ़ी इज वाज आ सिंगर बोलते हैं ना आप, तो सिंगर है जो अपने आप में कॉमन नॉन है कि नहीं है? कॉमन नॉन है ना। सिंगर तो कोई भी हो सकता है ना। क्लियर है? अब कौन सिंगर है इसमें हम नहीं बताए हैं। यदि हम भोजपुरी सिंगर कह देते, प्लेबैक सिंगर कह देते, तब बातें ये हो जाती कि वहाँ पर आप इस सिंगर को पूरी तरह से जानते हैं, और चूँकि पूरी तरह से आप नहीं जानते हैं इस वजह से इसके आगे ए लगाया गया। क्लियर है? तो यहाँ से दो रूल आपके सामने आया। पहला रूल जो आपके सामने आया है वो ये है कि जिस नॉन को हम नहीं जानते हैं उसके आगे ए और एन लगाते हैं। जैसे यहाँ राम नेम्ड बॉय आपको बोलना पड़ा तो उसकी वजह से ए लगाना पड़ा। दूसरा था सिंगुलर, कॉमन नॉन या काउंटेबल नॉन के पहले ए और एन का यूज किया जाता है, जो कि आपको हम करके दिखा दिए। चलिए, ये क्लियर हो गया आपका मैटर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िएगा तो वहाँ पर देखिएगा कि ए और एन का यूज आप पर का सेंस देने के लिए भी कर सकते हैं। पर का सेंस देने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे दिस कार इज मूविंग
with a speed of 80 km/h। ये देखिए, ये सवाल हमारा है कि दिस कार इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 80 km/h। यदि आप यहाँ पर लिखा देखो तो भी सही है, ये एक दूसरे का रिप्लेसमेंट होगा और इसका वास्तविक यहाँ मतलब हो जाता है प्रति। यानी हम कह सकते हैं कि प्रति का अर्थ देने के लिए हम ए और एन का यूज करते हैं। क्लियर है ना? ए और एन का यूज हम लोग प्रति का अर्थ देने के लिए करते हैं। जैसे ही इज बाइंग बनाना एट 20 रुपीज़ आ डजन, ऐसा बोलते हैं ना, 20 रुपये दर्जन। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, ए का यूज किया, इसका मतलब ही क्या हो गया, प्रति। उसने वह केला 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीद रहा है। क्लियर है? तो आप समझ लो कि यहाँ पर ए और एन का यूज प्रति के सेंस में किया जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए, एक सवाल है, दिस इज ए काइंड ऑफ बायोलॉजिकल experiment about which I am totally unknown। ये देखिए, ये आपका सवाल है, दिस इज अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट अबाउट विच आई एम टोटली अननोन। यदि ये टर्म नहीं दिया जाता तब तो ये गलत हो जाता भाई, यहाँ द लगाना पड़ता, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट के इस प्रकार को जानते थे, है ना। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, इन सब के आगे ए का यूज आप कर सकते हो जब जिसके प्रकार को बताने का आप प्रयास कर रहे हैं वो अननोन हो या उसके प्रति अननोन हैं आप, तो वैसे कंडीशन में आप काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के पहले ए और एन का यूज करते हैं। क्लियर है बाबू? चलिए अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सवाल कुछ पुट कीजिए, सवाल के हिसाब से डिस्कशन हो जाएगा, सवाल भी आपको दिख जाएंगे और क्वेश्चन भी दिख जाएगा। क्लियर है? चलिए, यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ शुगर इज essential to make any type of desserts या स्वीट्स, जो भी आप बोलना चाहते हैं। अमाउंट है ये। अब देखिए, शुगर का बहुत बड़ा मात्रा दिखाना था आपको, है ना, बड़ा मात्रा दिखाना था, तो वैसे कंडीशन में अनकाउंटेबल नॉन के बड़े मात्रा को दिखाने के लिए उसके आगे एन अमाउंट ऑफ लिखते हैं। यहाँ पर यदि हमको पूरा पता चल जाता कि कितना अमाउंट है तो फिर अमाउंट लिखते ही नहीं, सीधे लिखते 20 किलो ऑफ शुगर, है ना जी, 20 लीटर ऑफ वाटर, ऐसा कुछ रहता। क्लियर है ना? लेकिन जब हम किसी चीज़ के अनकाउंटेबल नाउन के अमाउंट को लेकर अनिश्चित हों तो उसके लिए अमाउंट ऑफ लिखते हैं उसके आगे, और अमाउंट ऑफ के आगे ए और एन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। क्लियर है? चलिए, ये
ज़रूरी था, और ये तो आप समझते भी थे, आपके दिमाग में सीधा आएगा सर अमाउंट ऑफ है तो डायरेक्ट ए और एन के बीच का कन्फर्मेशन ही क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, एन लिख देंगे। क्लियर है? चलिए एक सेंटेंस है हमारे सामने, मेनी स्टूडेंट्स इन पटना आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। एक सेंटेंस है, देख लीजिए। सेंटेंस है कि मेनी स्टूडेंट्स इन पटना आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। सेंटेंस को थोड़ा बढ़िया से आप देख लीजिए। मेनी स्टूडेंट्स इन पटना आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। आपको खुद देखना है, कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि यदि यहाँ पर मेनी लिखा हुआ है और उसके बाद आया है ये, तो उसके बाद का नाउन वो सिंगुलर होगा और उसी के हिसाब से आगे के हेल्पिंग वर्ब होंगे। इसी जगह पर ए के बाद मेनी, ग्रेट मेनी, है ना, गुड मेनी, ऐसा कुछ कुछ करके आप देते हो, तो इसके बाद का जो नाउन होगा वो इसके हिसाब से हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब भी प्लुरल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मेनी ए के बाद स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, गलत है, यहाँ से एस हटाना होगा। और पूरा स्ट्रक्चर जब ये सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर के हिसाब से आर ना हो के क्या होना चाहिए बाबू, इज होना चाहिए। क्लियर हुआ बात? अब फिर से हम एक बार समझाना चाहेंगे कि इस तरह के स्ट्रक्चर में यदि मेनी शुरुआत में लिखा जाए, उसके बाद ए लिखा जाए, तो इसके हिसाब से आगे का नॉन सिंगुलर हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर हो जाता है उसके हिसाब से। देखिए मेनी ए के बाद नॉन हमने सिंगुलर कर दिया, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर कर दिया। यदि इसके उलट में आप जाइएगा तो ए के बाद यदि मेनी मिलेगा तो नॉन को प्लुरल कर देंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी हमारा प्लुरल हो जाएगा। कभी मेनी, कभी ग्रेट मेनी, कभी गुड मेनी करके इसके जगह पर कुछ न कुछ लिखने का प्रयास किया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन है कि लिटिल स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल these days रेगुलरली। चलिए इसको आप पहले भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिटिल स्टूडेंट आर गोइंग टू स्कूल रेगुलरली दिस डेज, ठीक है ना, वो भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते हैं आप, दोनों आपका है। यहाँ कह रहा है कि आ लिटिल स्टूडेंट हो सकता है, ये लिटिल स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन आगे फिर आर है। बहुत सारे चेंजिंग आप नहीं लगा सकते हैं। जब आपको आगे काउंटेबल की अवस्था मिले, काउंटेबल का अवस्था मिले, तो ए फ्यू का यूज करते हैं, और जो प्लुरल का सेंस देता है, भले वो कितने हैं कन्फर्मेशन नहीं है। यदि विद्यार्थियों का कन्फर्मेशन हमको मिल जाता है कि इतने ही विद्यार्थी हैं, तब तो हम डायरेक्ट डिजिट लिखते ना जी, लेकिन हमको कन्फर्मेशन नहीं है कि कितने विद्यार्थी हैं, तो डिजिट लिखना कहीं से भी उचित नहीं है। उसकी जगह थोड़े का सेंस देंगे और वहाँ पर ए फ्यू का यूज करेंगे। तो ए लिटिल है, इसकी जगह फ्यू कर देंगे, तो देखिएगा आप फ्यू स्टूडेंट्स, अब देखिए प्लुरल हो गया, सारा सेंटेंस मेरा सही हो गया। लेकिन याद रखना है इसी जगह पर अनकाउंटेबल रहता, ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या लिखते, आ लिटिल का यूज करते। क्या यूज करते बाबू? आ लिटिल का यूज करते, क्योंकि अनकाउंटेबल के लिए हम लोग ए लिटिल का यूज करते हैं। क्लियर है ना? चलें आगे बढ़ते हैं।
अगला चीज़ है वो ये कहता है हमसे कि कभी फ्रेज के तौर पर, ठीक है ना, फ्रेज के तौर पर भी आपको ए और एन का यूज करना पड़ता है ना विद्यार्थियों? थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यदि आप फ्रेजल कंडीशन माने क्रिएट करना है उस तरह से, तो आपको ए और एन वहाँ भी यूज करने के लिए बोला जाएगा। कैसे बोला जाएगा उसको हम लोग दिखाते हैं आपको, ठीक है ना? तब तक के लिए देखिए, आप रेगुलरली आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, बढ़िया से आपको समझाया जा रहा है, चैप्टर वाइज किया जा रहा है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है ना? फ्रेज के कंडीशन में जैसे आप देखिएगा, जैसे ये देखिए हैव लिख के डैश 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 फन, तो यहाँ पर आपको ये लगाना है। जैसे हैव अ फन, हैव अ बाथ, ये सब बोलते हैं ना, हैव अ फन, हैज अ बाथ, ऐसा कोई भी कंडीशन रहेगा तो बीच में आपको, इन दोनों के बीच में आपको क्या लगाना है? ए और एन लगाना है। और इधर के कॉन्सेप्ट पर निर्भर करेगा कि ये आर्ट किससे वॉवल से आया, वॉवल साउंड करते हुए वर्ड से आया था, कि जनरल है कॉन्सोनेंट साउंड से है। कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए लगाना है और वॉवल रहेगा तो एन लगाना है। क्लियर है ना? जैसे ही हैज, ठीक है, हेडेक because of which he does not go to a school। ये देखिए, यहाँ देखिए क्या है, ही हैज हेडेक, तो आपको कुछ करना, इधर हैज नॉट करना चाहिए था, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए था? ही हैज अ हेडेक। क्लियर है? तो ये कह रहे हैं कि फ्रेजल कंडीशन क्रिएट करने के लिए आपको हैज डैश डैश नॉन या कुछ भी रहे तो उस बीच में ए और एन का यूज करना है, ठीक है ना? चलिए, यहाँ तक बच्चों आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी, तो हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? जैसे कहा जाता है, किसी व्यक्ति विशेष के ऑक्यूपेशन को दिखाना चाहते हैं आप, है ना, व्यवसाय को दिखाना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट को दिखाना चाहते हैं, पेशा जिसको आप कहते हो, व्यवसाय कहते हो, बिजनेस, इन सब चीज़ों को दिखाना चाहते हो, तो उस समय भी आपको ए और एन का यूज करना पड़ता है। जैसे रमेश कुमार इज एन इंजीनियर, तो भाई हम इतना रूल भले आपको करवा रहे हों, लेकिन सब के तल में एक ही कॉन्सेप्ट है कि हमको नहीं पता है कि कौन सा इंजीनियर है भाई। और जब नहीं पता है कि कौन सा इंजीनियर है तो ए और एन तो लगाना हमारी मजबूरी हो जाएगी। अब इसको हमने आपको रूल में बांध के दे दिया, आप फंस गए। क्यों रूल पढ़ना भाई बेमतलब का? क्यों रूल पढ़ना बेमतलब का? इतना चीज़ आपने अभी 8 से 10 सवाल देखे, 10 कॉन्सेप्ट देखे, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट के तले में जाइएगा तो एक ही बात समझ में आता है कि सर उस नॉन के बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं थी, इसीलिए हमने क्या किया, तो भाई ए और एन का यूज किया। चलिए, तो आप इस कंडीशन को समझ चुके होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए, बेसिक पॉइंट जो आपका है उसको दिमाग में बसाए रखना है कि जिसके प्रति हम अननोन होंगे उसके लिए हमेशा के लिए ए और एन का यूज करना है, ठीक है ना? जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, विराट कोहली इज द सचिन तेंदुलकर of current Indian cricket team।
चलिए आप पहले क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए। क्वेश्चन आपने देखा, क्लियर है? क्वेश्चन हमने देखा और हम अपने कॉन्सेप्ट पर ही लाते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ रूल जो है वो ये कहता है कि जब हम किसी व्यक्ति को किसी और की तरह दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, यानी मजाक उड़ाने की स्थिति में होते हैं, तो ए और एन का यूज करते हैं। और चूँकि दोनों उसी तरह के डिजर्विंग कंडीशन में है, तो आप ए और एन का यूज ना करके द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ विराट कोहली इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ करेंट इंडियन क्रिकेट टीम, तो इसमें इनका मजाक थोड़े है, मजाक उड़ाने का बात यहाँ हो ही नहीं सकता है, नहीं है। यहाँ एक सेंटेंस होता है ऐसा, इन लॉन्ग हेयर ही लुक्स लाइक द धोनी। ये देखिए ये सेंटेंस है कि इन लॉन्ग हेयर ही लुक्स लाइक द धोनी, तो ये गलत हो जाता कि आप लंबे बाल होने के कारण उसको धोनी की तरह दिखा रहे हैं, तो यानी धोनी का नाम लेकर आप इनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो जब किसी का नाम लेकर आप किसी का मजाक उड़ाते हो, ठीक है ना, तो आप उस नाम का जिसका सहारा आपने लिया उसके आगे ए लेते हैं। और जब आप मजाक न उड़ाकर दोनों डिजर्विंग कंडीशन में हों, दोनों को बराबर दिखाने का प्रयास करते हैं, तो जिसके नाम का सहारा आपने लिया तो उसके आगे द लगाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, लंबा बाल होने की वजह से कोई धोनी होगा जरूरी है जी? नहीं है, कन्फर्मेशन नहीं है। जब कन्फर्मेशन नहीं है तो ए और एन लगाना। दूसरी बात, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की बातें होंगी तो अपने आप दोनों बराबर दिखने लगते हैं, यानी आप पूरी तरह से नोन है कि दोनों अच्छा खेलता है। तो दोनों अच्छा खेलता है तो देखिए इसका नाम लिया आपने और इसके नाम को आपने इसके साथ जोड़कर इसका मजाक नहीं, इसका बड़ाई किया, क्योंकि दोनों बराबर के हैं। तो बड़ाई तभी ना करेंगे किसी का जब उसके बारे में कन्फर्म रहेंगे कि हाँ इतना ये जानकार है। तो यहाँ पर हमने द लगाया। यहाँ पर लंबा बाल होने से कोई धोनी नहीं हो सकता है, यानी आप उसका मजाक उड़ाए, यानी कंप्लीट आप जानते हैं कि धोनी नहीं है। और जब नहीं है यानी आप अननोन हो गए, उसके आगे आपने ए और एन लगाया। क्लियर है बात बाबू? कॉन्फिडेंस तो आपको आ ही गया होगा ए और एन का यूज करते समय, ठीक है ना। वो क्या है जी? तो वो ये है कि अननोन चीज़ों के लिए ए और एन लगाते हैं, नोन चीज़ें होती है तो द लगाते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलिए अभी थोड़ा देर पहले हमने बोला था कि जैसे है डैश 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 फन बोला था, तो हमने बोला था हैव अ फन, हैज अ फन, हैज अ हेडेक, हैज अ कुछ भी, तो वैसा कंडीशन होता है तो बीच में ए लगाते हैं। उसी तरह से होता है टेक अ रेस्ट, उसी तरह से आपको याद रखना है, टेक अ रेस्ट, हैव अ बाथ, माने आप इस तरह से हम एक सीधा बात ये समझाना चाहते हैं आपको कि इस तरह का कोई भी कंडीशन रहेगा तो आपको क्या करना है, बीच में ए और एन इसके ज़रूरत के हिसाब से पुट कर देना है। क्लियर है? ए और एन इसके ज़रूरत के हिसाब से पुट कर देना है। जैसे इन अ बेड बोलते हैं आप, है ना, ऐसा। टेक अ रेस्ट, हैव अ बाथ, इन अ हरी, इन अ बेड, हैव अ फन, हैज़ अ फन। तो इस तरह का कोई भी कंडीशन रहेगा तो आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि हम क्या लगा देंगे, दोनों के बीच में ए और एन का यूज करेंगे। क्लियर है ना? चलिए चलिए आगे।
अगला क्वेश्चन है ये एक सवाल है आपके सामने, व्हाट गुड गर्ल सी इज। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखना है भाई कि जब भी सेंटेंस में एस्टोनिशिंग बातें की जाएंगी, है ना, स्टनिंग बातें की जाएंगी, है ना, आश्चर्यचकित करने वाली बातें की जाएंगी, विस्मयात वाली बातें किया जाएंगी, है ना, तो हम वैसे कंडीशन में जहाँ भी कोई लड़की मैंने कोई नॉन यूज करते हैं तो जस्ट उसके पहले ए और एन का यूज करेंगे, या फिर सीधे कह सकते हैं उस समय जनरली हम लोग व्हाट सच, जैसे कहते हैं ना, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये देखिए आश्चर्यचकित होने के सेंस में है कि नहीं। तो जब भी आप सेंटेंस में आश्चर्यचकित होने की बात करते हैं, स्टनिंग कंडीशन यूज करते हैं, एस्टोनिशिंग कैरेक्टर यूज करते हैं, तो वैसे कंडीशन में आप हमेशा के लिए याद रखना बाबू कि सच या व्हाट जैसे पॉइंट्स के बाद हमेशा के लिए ए और एन का यूज करेंगे, और उसके बाद जो भी नॉन होगा उसके एडजेक्टिव को लिखेंगे, तब नॉन लिखेंगे, समझिएगा। व्हाट अ गुड बॉय, देखिए इधर, व्हाट ए गुड बॉय हीज, ये देखिए कितना अच्छा लड़का है वह, कितना अच्छा लड़का है, अपने आप बोल रहे हैं कितना अच्छा लड़का है वह, लेकिन कंफर्मेशन वाली बात नहीं है ना, कितना अच्छा लड़का है वह पता नहीं है, बस कंफर्मेशन नहीं है तो ऐसे भी ये लगेगा। ये तो आपका पहला पॉइंट पहले से है ना, दूसरे पॉइंट की तरफ आप आ गए हैं। यहाँ पर हमने क्या बोला कि जब भी WH वर्ड हो या सच हो, ऐसा कुछ रहे, तो आप देखो पहले एडजेक्टिव उसके बाद उसका नाउन, और इन दोनों के आगे भाई कुछ नहीं करना है, ए और एन का यूज जरूरत के हिसाब से कर दो। इसी तरह से आपको टू मिलेगा, दिस मिलेगा, डेट मिलेगा, सो मिलेगा, एज मिलेगा, उसके बाद एडजेक्टिव मिलेगा, तो उसके बाद आपको हमेशा के लिए ए और एन का यूज कर लेना है। जैसे ये देखिए, टू ब्यूटीफुल आ गर्ल सी इज। देखिए व्हाट और सच वाले में हो जाता है कि तुरंत उसके बाद में ही हमको ए लिखना पड़ता है या एन लिखना पड़ता है, लेकिन टू, डैट, दिस, सो, एज, ठीक है ना, इस तरह की बातें आती हैं तो हम क्या उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं उल्टा बाबू, अंतर समझिएगा, इस चीज़ को फिर से एक बार हम समझाना चाहते हैं। WH वर्ड या सच ऐसा रहेगा तो सबसे पहले ए और एन लिखेंगे, तब एडजेक्टिव लिखेंगे और तब नॉन लिखेंगे। क्लियर है, ये बात समझिएगा। यदि इसकी जगह पर टू, डैट, सो, क्लियर है, ये सब रहेगा तो उसके बाद सबसे पहले एडजेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद ए और एन लिखेंगे, उसके बाद नॉन लिखेंगे। अंतर समझ में आ गया? इस बात को समझ लीजिए और इस बात को समझ लीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा कि WH वर्ड रहेगा या सच रहेगा तो पहले ए और एन लगाना है, फिर एडजेक्टिव लगाना है, तब नॉन लगाना है। टू, डैट, सो या एडजेक्टिव रहेगा तो ए और एन लगाना, उसके बाद नॉन लगाना है। क्लियर? क्लियर है। चलिए आप समझ गए हैं। तो इस तरह से हमने इंडेफिनिट आर्टिकल के ए और एन को ख़त्म कर दिया। क्लियर है, ए और एन को हमने ख़त्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं अब डिफिनिट आर्टिकल द। डिफिनिट आर्टिकल द, देखिए डिफिनिट आर्टिकल द मैंने उसी के यूज को हमको समझना है, ठीक है ना, क्वेश्चन वाइज समझना है, ठीक है ना, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, क्वेश्चन वाइज समझना है। चलिए, द का कॉन्सेप्ट वास्तव में क्या था? द का कॉन्सेप्ट वास्तव में क्या था कि हम सर इसका हिंदी अर्थ वहीं निकालते हैं, वहीं तभी निकालते हैं जब उसके बारे में हमारे पास कंप्लीट नॉलेज होता है। क्या होता है बाबू? कंप्लीट नॉलेज होता है।
यदि किसी नॉन के रिलेटेड हमारे पास कंप्लीट नॉलेज है तो हम उसके आगे द लगाते हैं, बस। चलिए, जैसे एक चीज हम यहां पर सवाल ले रहे हैं कि द गंगा इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ये देखिए, यहां पर देखिए, आपने लॉन्गेस्ट बोला यानी सबसे लंबी बोला, यानी आप बहुत सारी नदियों को देखे हैं जिसकी लंबाई के बारे में थोड़ा न थोड़ा आपके पास जानकारी है, लेकिन आप उन सभी में उसको सबसे श्रेष्ठ बना दिए। और जब सबसे श्रेष्ठ है यानी सबसे ज़्यादा उसके बारे में आपके पास जानकारी है, यानी वो डालेगा। तो आप रूल एक बना दिया जाता है कि भाई सुपरलेटिव डिग्री रहेगा, है ना, सुपरलेटिव डिग्री रहेगा तो उसके आगे द लगाते हैं। अरे भाई, द लगाते हैं, ये क्या हो गया? इतना तो जानने का ज़रूरत ही नहीं है। सुपरलेटिव का मतलब होता है सबसे बेहतर या सबसे अगाड़ी, माने उस क्षेत्र में सबसे अग्रणी, है ना, जो भी उस क्षेत्र में सबसे आगे रहेगा उसके लिए हम द लगा देते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने से ज़्यादा अच्छा, द बेस्ट बोलते हैं माने सबसे अच्छा। यानी आपको पता है कि गुड क्या होता है, बेटर क्या होता है और बेस्ट क्या होता है। बातें समझ में आ गई? क्लियर है ना? चलिए, एक क्वेश्चन है, I met a boy in train yesterday that was a boy whom I had met। चलिए, क्वेश्चन देख लीजिएगा। आई मेट अ बॉय इन ट्रेन यस्टरडे दैट वाज अ बॉय होम आई हैड मेट। चलिए, यहां पर आप देखिएगा बॉय की चर्चा आप यहां भी किए हैं, यहां भी किए हैं। तो पहली बार जब आप उस लड़के से ट्रेन में मिले थे तो आप अनजान थे तो ए लगाया आपने, लेकिन सेकेंड टाइम में जब उसी लड़के को देखा तो आप उसको जानते थे ना जी, यानी जानने के कारण से आप इसके आगे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। क्लियर हो गया बात? यानी जिसको आप निश्चिंत करना चाहते हैं, सर्टेन करना चाहते हैं कि इसके बारे में हमारे पास जानकारी है, तो उसके आगे द का यूज किया जाता है। जानकारी नहीं रहेगा तो द का यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना बाबू? चलिए, अब फिर से वही है, जैसे आई हैव नेवर फेस्ड ए काइंड ऑफ डॉग लाइक दिस वन। यार है उसमें आई हैव नेवर फेस अ काइंड ऑफ डॉग लाइक दिस वन। अब यहाँ पर देखिएगा कि कुत्ता के बारे में आप जानकारी रखते हैं ना जी, आप जानकारी रखते हैं, कोई ऐसा टर्म भी नहीं लिखा हुआ है जो कन्फर्म ना करे कि आप उसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। तो जानकारी रखते हैं तो यहाँ क्या कीजिएगा? द लगाइएगा। यानी जिसके बारे में जानकारी हो जाएगी तो काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के आगे द का यूज किया जा सकता है और इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? चलिए, अब एक चीज हो गया, एक क्वेश्चन देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन आपको बना लेना है कि विराट कोहली इज बेस्ट
प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। सही है सेंटेंस? सही है। क्लियर है? सही है? गलत है? क्या सही गलत है भाई? अभी तो आपको बताया सुपरलेटिव डिग्री यानी सबसे अच्छा आप बोलते हैं, और सबसे अच्छा या सबसे जो भी चीज़ में सबसे हो जाएगा वो तभी ना बोलते हैं जब आप उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज रखते हैं। जब कंप्लीट नॉलेज रखिएगा तो उसके आगे क्या लगेगा? द लगेगा। अब यहाँ पर बेस्ट है जो कंप्लीट नॉलेज दे रहा है कि सबसे बेहतर खिलाड़ी है, तो इसके आगे क्या लगाना होगा? द लगाना होगा। इज़ द बेस्ट प्लेयर। क्लियर है जी? तो आपको रूल के तौर पर एक बात बता दिया जाता कि भाई सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का यूज किया जाता है, तो एक आप रूल गिनाने लगते, ऐसे कुछ होता नहीं है, टेंशन नहीं लो आप। क्लियर है? चलिए चलिए वीडियो हमारा आपको अच्छा लग रहा है। यदि पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तब तो मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, हमको पता है, क्योंकि जितना हम बता रहे हैं हमको नहीं लगता है कि कोई साहब जी आते हैं जो आपको इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करके चले जाते हैं। तो बात तो आप समझ रहे हो, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब ना मज़ा आएगा, हमको भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम एक बात अभी उठाए कि कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री की जब भी बात होती है तो उसके आगे द लगाते हैं। क्लियर है? क्या उसके अंतर आने वाले कंपैरेटिव डिग्री के आगे द नहीं लग सकता है? लग सकता है। जैसे एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, रामन इज स्ट्रॉन्गर ऑफ राधिका रमन एंड सतीश रमन। चलिए राम इज स्ट्रॉन्गर ऑफ राधिका रमन एंड सतीश रमन। एक व्यक्ति की तुलना दो व्यक्तियों से हो रही होती है तो कंपैरिजन को दिखाने वाले टर्म के आगे द लगाते हैं, और ये यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है। यानी कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द का यूज किया जा सकता है। और थोड़ी सी बात को ले चलते हैं। आप ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे, द मोर यू रीड मोर यू गेट। एक सेंटेंस यहाँ छोटा सा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से यूज किया जाना ये बता रहा है कि एक तरह से कंपैरिजन ही है ना। तो देखिएगा इसके आगे आपने द लगाया तो इसके आगे भी आपको द लगाना होता है। पैरेललिज्म वाली जब इस तरह की बातें होती हैं तब द मोर यू रीड द मोर यू गेट इस तरह के कॉम्बिनेशन क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे द फास्टर यू रन द क्विकर यू विल रिच, है ना। द फास्टर यू रन, द फास्टर कंपैरिजन मिला दिया, यू रन द क्विकर यू विल रिच, यानी क्विकर भी है जो कंपैरेटिव डिग्री में है, तो फास्टर और क्विकर दोनों कंपैरेटिव डिग्री में आ गए, दोनों के आगे द का यूज किया गया। क्लियर है ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ से तो बातें क्लियर हो गई कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब देखिएगा डिग्री को आधार बनाकर ही कुछ टर्म को अलग अलग हिस्से में बांट दिया जाता है। जैसे रमन इज फोर्थ बॉय हु हैज गॉट 60% marks in
मैट्रिकुलेशन। ये देखिए ये सेंटेंस है, रमन इज 4th स्टूडेंट या 4th बॉय हु हैज गॉट 60% मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन। अब यहाँ पर ये देखिए 4th बोलने का मतलब क्या है। 4th बोलने का मतलब ये है कि उसके जगह पर कोई अब नया नहीं है, ये अकेले है। क्या है? 4th नंबर पर ये अकेले है। अकेले है मतलब ये खास है, और खास के आगे द लगता है। खास तभी होता है जब उसे हम कंप्लीटली जानते हैं, नहीं जानेंगे तो खास संभव नहीं हो पाएगा, यानी यहाँ पर द लगेगा। अब ये बातें ख़त्म करो, आप यहाँ पर आ जाओ। संख्या को 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है कॉर्डिनल नंबर, ठीक है ना, और एक होता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर जो है वो ये हमसे कहता है कि जब काउंटिंग नंबर में RDTH ST ND ये सब ऐड कर दिया जाता है तो वो हमारे रैंकिंग को दिखाते हैं, और रैंकिंग पर हमेशा के लिए कोई एक व्यक्ति होता है, यानी खास होता है। इस वजह से इसके आगे हमेशा द लगाते हैं। क्लियर है? यानी ऑर्डिनल नंबर रहेगा तो हमेशा द लगेगा। और कोऑर्डिनल नंबर का मतलब हो जाता है गिनती की संख्या। गिनती की संख्या ये हमेशा रैंक को दिखाएगा, यानी हमेशा के लिए सिंगुलर होगा। और गिनती की संख्या कभी एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है, ये कन्फर्म नहीं करती है कि क्या है। वैसे कंडीशन में कोऑर्डिनल नंबर के आगे द का यूज करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन हो सकते हैं, है ना। लेकिन याद रखना है ऑर्डिनल नंबर के आगे हमेशा के लिए द लगाते हैं, क्योंकि वह कहीं ना कहीं रैंक को दिखाता है, और रैंक को दिखाने का मतलब है उस पद पर सिर्फ वह अकेले खड़ा है जिसको सभी लोग जानते हैं। जैसे आपके क्लास में कोई फर्स्ट आता है तो हम बोलेंगे आने के बाद कि फर्स्ट कौन है जी, तो सब कोई खड़ा हो जाइएगा क्या? नहीं ना, सब कोई खड़ा नहीं ना होइएगा, कुछ लोग खड़ा होंगे, कुछ लोग नहीं, एक व्यक्ति खड़ा होगा जो उस रैंक पर आया है। क्लियर है ना? तो फर्स्ट रैंक पर आने वाला व्यक्ति ही वहाँ पर खड़ा हो सकता है। अब इस बात के आधार पर ही हम बोल देंगे कि रैंक को यदि कोई डिजिट दिखाता है, ठीक है ना, तो आप उसके लिए द लगाइए। जैसे कह देगा ही इज द फर्स्ट बॉय। अरे भाई हम उतना दिमाग काहे लगाएंगे जी, हमने देखा ना कि 1 में ST लगाएंगे तो फर्स्ट बन जाता है। हमने क्या बोला था, ST RDTH ND ये सब लगा रहेगा, उसके आगे क्या लगा दो आप, द लगा दो, कंप्लीट हो गया बात। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए कितना देर बाजी? चलिए, तो अभी हम लोगों ने आर्टिकल का द पार्ट वाला, दैट मीन्स हम लोग डेफिनेट आर्टिकल की तरफ हैं। 2 3 4 रूल से बेस्ड तो क्वेश्चन और जो भी तरीके हैं आपको हमने बताया है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वही है ना, जानते हैं तो द, और नहीं जानते हैं तो क्या हो रहा है बाबू, A और N। चलिए, एक पार्ट में पढ़ा पाना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो आप बोर हो जाते हो। तो आप तब तक के लिए आपसे ये बोला जा रहा है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और दम से पढ़िए। ये वीडियो बहुत टफ नहीं है, ये 30 डेज़ के क्लास में हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, पूरा विश्वास रखिए। आप इसको देखिए, अंत तक देखिए, पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी ना लोगों तक पहुंच पाएगा।
तो आर्टिकल का एक पार्ट हो चुका है, सेकेंड पार्ट फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।